नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह लेके हाजिर हूं सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। आज हम चर्चा करेंगे योगी के विपक्ष पर जुबानी वार की, सनातनी प्रहार की। सीएम योगी ने विदेशी आक्रांताओं को लेकर विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि भारत के प्रति नफरत करने वालों ने देश प्रदेश को ठेस पहुंचाया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान नहीं करने वाले आक्रांताओं के लिए देश में कोई जगह नहीं है। भारत की आस्था और अस्मिता पर प्रहार करने वालों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। दरअसल आज सीएम योगी ने कानपुर में बिठूर महोत्सव में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों के मन में भारत और भारतीयों के लिए नफरत थी, उन्होंने कानपुर और कानपुर के उद्योगों को नष्ट कर दिया। यहां के उद्योग बंद कर दिए गए, शहर में बेरोजगारी छाने लग गई, अव्यवस्था पैदा होने लग गई। कानपुर जो पहले देश के 4 बड़े शहरों में शामिल था, वो वीरान हो गया। शहर को कनेक्टिविटी से वंचित कर दिया गया, मां गंगा को प्रदूषित कर दिया गया, एयरपोर्ट बंद हो गए। उन्होंने कहा कि जब कानपुर के साथ ये सब कुछ हो सकता है तो इन लोगों ने देश के साथ क्या नहीं किया होगा। कानपुर का स्मरण देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में आए आक्रांता कभी देशवासियों के आदर्श नहीं हो सकते। सीएम योगी ने कहा कि अंग्रेज चले गए लेकिन अपने उत्तराधिकारी को देश लूटने के लिए छोड़ गए। पिछले 10 सालों में लोगों ने कानपुर को बदलते देखा है। आज कानपुर विरासत और विकास के साथ जुड़ने वाले नए भारत के महानगर के रूप में देखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान नहीं करने वाले आक्रांताओं के लिए कोई जगह नहीं है। भारत की अस्मिता और आस्था पर प्रहार करने वालों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग आक्रांताओं को आदर्श मानते हैं, वो अपने वजूद और अस्तित्व पर शर्म करें। सीएम योगी इस बयान पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सुनवाते हैं कि सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा। उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अंग्रेज चले गए लेकिन अपने मानस उत्तराधिकारियों को देश को लूटने के लिए उसी प्रकार से छोड़ गए जो दृश्य हम लोगों ने कानपुर के अंदर देखा था। आपने पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए कानपुर को देखा है। आज कानपुर में यहां पर औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए फिर से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का निर्माण का कार्य हो रहा है। जिन लोगों के मन में भारत और भारतीयता के प्रति नफरत थी, उन्होंने कानपुर की उद्यमिता को भी पूरी तरह नष्ट करके रख दिया। कानपुर के उद्योग बंद कर दिए गए, कानपुर में बेरोजगारी छाने लग गई, अव्यवस्था पैदा हो गई। ये कानपुर ऐसे लगने लग गया जो कभी देश के 4 महानगरों में जिसकी गिनती होती थी, वह कानपुर नगर वीरान जैसा हो गया। आप याद करिए, जब कानपुर के साथ ये हो सकता है तो देश के साथ इन लोगों ने क्या नहीं किया होगा। देश के संसाधनों में किस कदर लूट नहीं मचाई होगी। तो सीएम योगी ने आज कानपुर से कई बड़े बयान दिए हैं, विपक्षियों पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा देश के महान क्रांतिकारी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आक्रांता कभी हमारी प्रेरणा नहीं बन सकते। हर भारतीय गौरव के साथ महापुरुषों का स्मरण करता है। सीएम योगी ने कानपुर पहुंच के आज कई बड़े बयान दिए हैं, जहां उन्होंने कहा कि भारत के प्रति नफरत करने वालों ने देश और प्रदेश को नुकसान पहुंचाया है, कानपुर की उद्यमिता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कानपुर के उद्योग बंद कर दिए गए हैं, बेरोजगारी कानपुर में पैदा की गई है। अंग्रेज अपने उत्तराधिकारियों को देश को लूटने के लिए छोड़कर चले गए। सीएम योगी ने कहा कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने उत्तराधिकारियों को देश लूटने के लिए छोड़ के चले गए हैं। पिछले 10 सालों में कानपुर में तेजी से बदलाव और विकास हुआ है। आज कानपुर में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। आज कानपुर वीरान नगर नहीं बल्कि नए भारत की विरासत है। सीएम योगी के बयानों के ये कुछ खास हिस्से हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता और समझा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि भारत में आए आक्रांता कभी आदर्श नहीं हो सकते। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान नहीं करने वाले आक्रांता।
तो यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर को लेकर भी कई बड़ी बातें कही। किस तरह से पिछले 10 सालों में कानपुर में विकास हुआ है, खासतौर पर जब बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद से कानपुर कितना बदला है, इस पर भी उन्होंने रोशनी डाली। साथ ही साथ विपक्ष को यहां पर उन्होंने दो टूक जवाब भी दिया है। जुबानी प्रहार विपक्ष पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज भी कानपुर से किया गया है। भारत के प्रति नफरत करने वालों को देश कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले मेहमानों से आपका रुख करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं सपा का पक्ष रखने के लिए। डॉक्टर राकेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र प्रकाश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजेश मौर्य राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पांचों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश की बड़ी बहस में। देवेंद्र प्रमुख जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचते हैं, जहां पर उन्होंने अंडरग्राउंड मेट्रो परियोजना की जो तमाम तैयारी है वो देखी है। कानपुर को लेकर भी उन्होंने भाषण दिया है, कई मुख्य बातें कानपुर को लेकर उन्होंने कही है। लेकिन यहां पर भी मुगल आक्रांता और औरंगजेब का जो मुद्दा है वो यहां पर भी देखने को मिला है। सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा कड़ा जुबानी प्रहार किया है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने उत्तराधिकारी छोड़कर चले गए। क्या विपक्ष ही उनके उत्तराधिकारी हैं क्या? अपूर्वा जी, जिस तरह से आप पिछले कुछ समय की जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं चैनल्स पर, टीवी पर, डिबेट का जो हिस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वो जो होना चाहिए वो नहीं है। थोड़ा लाइन से भटका हुआ है विपक्ष। विपक्ष का जो काम है लोकतंत्र में, उसे वो भूल कर दूसरी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ अपनी डिबेट में, अब भी कहता हूँ कि ये चर्चा जो विपक्ष को करनी है, ये मौखिक चैनल पर बैठ के तथ्य के साथ करनी चाहिए कि वो सबूत मांगे, विकास के मांगे, सुशासन के मांगे, सरकार ने कौन कौन से काम किए वो सब अच्छी बात लगे। अब ये आक्रांताओं की जब हम बात कर रहे हैं, निकल कर जब शब्द आते हैं या हिंदू मुस्लिम निकल कर आते, आप कितनी भी पुरानी डिबेट निकालिए, सिर्फ विपक्ष के पास बचा कुछ नहीं है। टारगेट करते हैं, शुरुआत करते हैं और फिर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। जब उनका जवाब दिया जाता है उनकी भाषा में, तो फिर उन्हें लगता है गलत लग रहा है, भाई ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये इस तरीके से हो रहा, वो नहीं है। मैं ये कहता हूं कि इन्हें इस चीज, एक भी चीज आप उठाकर देख लिए, या तो महाकुंभ से पहले चले जाए, कहीं चले जाएं, या सनातन पर चर्चा करे चल जाए, सिवा अखिलेश और राहुल गांधी के पास इसके सिवा न कोई मुद्दा, न उनके बड़े नेता। जैसे उनके स्टालिन पिता पुत्र ने पहले हमला शुरू किया था सनातन को लेकर, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बैठ के लेकर उसको, और उन्होंने चलाते रहे। अब वाजपेयी जी ने बीच में आगे, अरे भाई जो आप चर्चा करनी है कीमती समय में, हमें लोकसभा में जो चर्चा होनी चाहिए, विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए, आप उसे बहस का हिस्सा बनाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें वॉकआउट कराते हैं या हमें जाना पड़ता है या हमारी बात सुनी नहीं जाती है। तो मैं ये कहता हूं कि आप बात सुनने लायक करें, जिसे टीवी पर भी लोग सुने। आप तथ्य के साथ आइए, पढ़े लिखे लोग हैं, कितना हमने रोजगार दिया है, कितनी हमने जीडीपी बढ़ाई है, कौन सी इकोनॉमी आज देश की चल रही है, देश कहां कहां पिछड़ा है, कहां कहां बढ़ा है, ये चर्चा का विषय है। अब बेवजह की बातों को आप लाकर उनके माला गिरवाते हैं और फिर कहते हैं हम दगे पत्थर उखाड़ेंगे, हम ये करेंगे। अरे भाई ये लेकिन देवेंद्र जी, विपक्ष तो कह रहा है ना कि हम तो बेरोजगारी का भी मुद्दा उठा रहे हैं, हम तो महंगाई का भी मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी धर्म से बाहर ही नहीं निकल रही है, धर्म की राजनीति का पीछा ही नहीं बीजेपी छोड़ रही है। अपूर्वा जी, प्रत्यक्षों का भी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं फिर आपको डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जो शुरुआत आप निकाल कर देख लीजिए। बहुत अच्छा पैनल हमारे साथ बैठे हैं, विशेषज्ञ बैठे हैं, और जो है आप डिबेट के हिस्सा होते हैं, हम रोज कई डिबेट इनके पास। मैं कहता हूं कि शुरुआत करना ही इन्हीं का काम है। मैं फिर कहता हूं कि हमें सिर्फ जवाब देने के लिए आना पड़ता है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती हिंदू मुसलमान की। अब बताओ 21 प्रदेशों में हमारी सरकार है आज देश में, और जो प्रदेश बचे उन्हें क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ रहे हैं। जिम्मेदारी हमारी है ना। जब जिम्मेदारी हमारी है, जब फल हमारे वर्क्स पर आ रहा है, तो लोड किस पर, हम पर आएगा ना। अब ये चीज इनका काम है, भाई हिंदू मुसलमान एमओआई का समीकरण कर आपने उत्तर प्रदेश निकाल लिया। आप जो अब राहुल जी देख रहे हैं कहीं अस्तित्व नहीं बचा, तो वो भी फिर उस पर चल रहे हैं घटनाक्रम पर। अब आप जो है मुसलमानों के, देखिए मैं डंके की चोट पर बोलने वाला व्यक्ति हूँ, कितने हितैषी हैं, कितने काम आप लोगों ने किए हैं, ये तो मुसलमान भी जानता है। इस देश का जो नीतियां जो हमारी सरकार कर रही है वो भी मुस्लिमों को पता है। हमने किसी नीति से अलग कोई ऐसी चीज आने ही नहीं दी है पूर्वा जी। अरे आपने तो बिजली, शमशान, कब्रिस्तान सब चीज में बांटे, 400 दंगे कराए, लेकिन हम लोग ना कोई दंगा होना दे रहे, ना कोई किसी चीज को बांट रहे। अगर कोई तकनीकी चीज आ रही है,
अगर कोई चर्चा हो रही है, कोई तथ्य के साथ आ रही है, वो भी कोर्ट का अगर उसमें माध्यम है, ठीक है कोई देवेंद्र जी, ठीक डिसीजन है, आ रहा है तो उस पर चल रहा है लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अभी छोटी छोटी प्रतिक्रिया सभी मेहमानों से ले लेते हैं। राकेश जी, विपक्ष पहले आक्रांताओं वाली बात करता है, औरंगजेब की बात करता है, चिंगारी लगा देता है, उसके बाद जब आग भड़क जाती है तब पल्ला झाड़ लेता है, तब अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेता है। शुरुआत तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से की गई थी। देखिए अपूर्वा जी, किसी नेता का कोई व्यक्तिगत बयान हो सकता है। अगर किसी नेता ने कोई बयान दिया है तो उसके व्यक्तिगत बयान को छोड़ करके आज जैसे देवेंद्र प्रमुख जी कह रहे थे, यही जवाब दे दें, क्या 2 करोड़ रोजगार मिले, क्या 100 स्मार्ट सिटी बने, क्या हर हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में बैठा, क्या जीडीपी कम हुई, क्या इस देश में 35 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ, क्या गैस सिलेंडर का दाम कम हुआ, क्या किसान की आय 2 गुनी हुई, क्या 100 स्मार्ट सिटी बने, क्या सांसदों ने जो 5 गांव लिए थे उन 5 गांव का विकास हुआ। 10 साल 11 साल हो गए, इस हिसाब से एक संसदीय क्षेत्र में 55 गांव जो है सही हो जाने चाहिए थे, विकासशील हो जाने चाहिए थे। क्या 55 हुए? क्या पुरानी पेंशन बहाल हुई? क्या इस देश के लगभग 20 लाख शिक्षा मित्रों को न्याय मिला? क्या अनुदेशकों को न्याय मिला? क्या शिक्षक प्रेरकों को न्याय मिला? क्या रोजगार सेवकों को न्याय मिला? आंगनवाड़ी को न्याय मिला? इस देश के करोड़ों जो है संविदा कर्मचारी हैं, जिनको इस भारतीय जनता पार्टी ने रोड पर ला करके और ठेके पर ला करके खड़ा कर दिया है। यहाँ तक कि ये तक सिस्टम हो गया है, 11 महीने की ये नौकरी देते हैं और उसमें 11 महीने की सैलरी पहले जिन कंपनियों को ये टेंडर दे रहे हैं, उन कंपनियों के लोग 11 महीने की सैलरी पहले ही एडवांस में जमा करवा ले रहे हैं रिश्वत के नाम पर। इस देश में इतनी समस्याएं हैं, इन सब पर जवाब दे दें देवेंद्र प्रमुख जी। नहीं देंगे ना, क्योंकि जवाब है ही नहीं तो देंगे कहां से। बात तो ये है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये किसी का आक्रांता का बयान किसी का व्यक्तिगत हो सकता है, उस बयान पर खत्म करके डिबेट होनी चाहिए रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, अच्छी सुविधाओं पर और अग्निवीर जैसी योजनाओं पर होनी चाहिए। लाखों इस देश में प्रदेश में 15,000 शिक्षा मित्र आत्मदाह या जो है किसी भी तरीके से हत्या कर चुके हैं। आप बताइए, 7 सालों से वो 10,000 रुपए पर मात्र काम कर रहे हैं। क्या 7 साल में महंगाई नहीं बढ़ी? पूछना चाहता हूं राकेश जी, सर लौटूंगी और भी हमारे साथ गेस्ट हैं। मोहिंद्र जी, पक्ष और विपक्ष इस वक्त 2 धड़ों में बटा है, लेकिन वो जो मुद्दा है वो औरंगजेब है और मुद्दा वही का वही है। पक्ष कह रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष भटक गया है। विपक्ष ना बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है, ना महंगाई पर बात कर रहा है, इन चीजों पे बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है तो औरंगजेब पे। ये चीजें कब थमेंगी और कांग्रेस इसमें कहां स्टैंड कर रही है? देखिए मैडम, मैं तो बड़े विनय के साथ कहना चाहता हूँ, मेरे साथी जो बीजेपी के हैं, आदित्यनाथ योगी जी जो है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो काम है। मैं सिर्फ यूपी पे कन्फाइंड करूंगा क्योंकि योगी जी एक बीजेपी के स्तंभ बने हुए, आधार स्तंभ। उन्होंने कब विकास की बात की है आज तक? उनको अगर फेमस किया है तो बुलडोजर ने किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि बुलडोजर चलाया तो तुम्हारी खैर नहीं। कैसे आप बिना नोटिस के कर सकते हैं, बिना लीगल के? जो उन्होंने मरवाया लोगों को मुठभेड़ के अंदर, पुलिस की मुठभेड़ में दिखा करके, कोई अपराधी कोर्ट के द्वारा सरकार के नियंत्रण में दिया जाता है कि इसकी सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। किस मुजरिम को इन्होंने सुरक्षा दी? सरेआम 3 लड़के आकर के मार के चले जाते हैं। पुलिस के संरक्षण में कोई अपराधी है, वो अपराधी है या नहीं हो तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना। आप कौन होते हैं मार देने वाले? कल को कोई और सरकार आए, योगी जी हटे, कुछ योगी जी पे अगर कोई लगा देता है लांछन और वो पुलिस कस्टडी में हो और कोई आकर के उनको गोली मार के चली जाए तो आप क्या कहेंगे? ये सरकार संरक्षण नहीं दे पाई। आप जो एक शिक्षा की बात करते हैं, आप विकास की बात करते हैं, उस पर तो बात करना ही नहीं चाहते। आप ये बताइए जीडीपी क्या होता है? योगी जी से पूछ लीजिए, उनको जीडीपी का मीनिंग नहीं मालूम। अभी वो कानपुर में थे तो उन्होंने कहा कि 10 सालों में कानपुर में तो बड़ा विकास हुआ है।
मेट्रो परियोजना को लेकर, चाहे लेदर के कारोबार को लेकर, तो वहां बहुत विकास हुआ है। आप कह रहे विकास पे बात ही नहीं हुई है। हाँ हाँ, आप उसी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि साहब बहुत पढ़ाई करता है, रात को जागता है, काजल लगाता है, किताब लेके बैठा रहता है, लेकिन जब नंबर आते हैं तो रिजल्ट में फेल, 10 में से 1 नंबर आता है। तो योगी जी इसी तरह कितना विकास कर दिया, कितना विकास कर दिया, ये कर दिया, कौन सा विकास कर दिया? अगर वो 10 सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें 9 बार राम मंदिर बोलते हैं, 9 बार कुंभ का बोलते हैं, और जब भी देखो मंदिर में खड़े हैं, यहाँ खड़े। हमें जब किसी बाहर की कंट्री के साथ कंपेयर करना होता है हिंदुस्तान को, तो वहां ये नहीं बताया जाता कि हमारे देश में इतने मंदिर हैं या हमारे लोगों ने इतनी बार कुंभ स्नान किया। वो पूछते हैं आपकी जीडीपी क्या है, आपके लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है, आपके स्टेट का विकास क्या है। मैं दावे से कहता हूं, आप मेरा कहना मानकर किसी दिन योगी जी से पूछ लीजिए कि यूपी के विकास के बारे में कुछ बताएं। कांग्रेस का कोई औरंगजेब से लेना देना नहीं है। औरंगजेब एक हिस्ट्री बन गया, कबर बन के नीचे बैठा हुआ है, बार बार खोद कर ये लोग लाते हैं। हम कभी भी बताइए, जब 1947 में हम आजाद हुए, नेहरू जी ने विकास किया, शास्त्री जी ने विकास किया, इंदिरा जी ने विकास किया, उसके बाद राजीव जी आए, उन्होंने विकास किया, मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने विकास किया, बीच में वाजपेयी जी आए, उन्होंने विकास किया। ये किसको गाली दे रहे हैं? कौन सा विपक्ष? किसने कानपुर को बिगाड़ा? किसने देश का विकास रोका? आप किसी प्रधानमंत्री, किसी विपक्ष का नाम तो लीजिए। हवा में बातें करने से योगी जी कुछ नहीं होता। आप योगी हैं, योगी बने रहिए। और देश के विकास के लिए जो यूपी को अग्रणी रोल करना पड़ता था, आप निकाल कर देखिए इतिहास। यूपी कांग्रेस के समय में देश के अंदर नंबर 1 स्टेट हुआ करता था हर लिहाज से। आज कहां पहुंचा दिया उन्होंने? आज 11 साल के बाद भी अगर पिछले लोगों को आप गाली बकते हो। एक वक्त में कानपुर को तो क्राइम ऑफ द स्टेट भी कहा जाता था। मैडम देखिए, जब कांग्रेस वहां शासन में थी, कानपुर को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं तो इंडस्ट्रियल यूनिट बैंकिंग सेक्टर से बड़ा सीनियर अफसर रहा हूं। आज भी मैं यही कंसल्टेंसी का काम करता हूं। कानपुर को मैंने देखा है एक औद्योगिक नगरी के रूप में। कानपुर को मैंने देखा है मजदूरों का एक विकास केंद्र होने में। नौकरी मिलने के लिए कानपुर लोग चले आते थे, उनको नौकरी मिलती थी। मैडम बोलने दीजिए, वो यूपी वाले बीजेपी के बहुत कुछ बोल गए, सिवाय प्रस्ताव पढ़ देने से कुछ नहीं होता। आपको बताना पड़ेगा आज 11 साल बाद कि आपने यूपी में क्या विकास किया है, कितने लोगों को नौकरी दी है, कितने लोगों को नौकरी देने के लिए क्या व्यवस्था की है, और यूपी के विकास के लिए कितनी इंडस्ट्री लगाई है। इंडस्ट्री लगाने के मामले के साथ साथ आपकी पॉलिसी क्या है, आपकी खेती की पॉलिसी क्या है? वही किसान को 2,000 रुपए दे दो, 5,000 रुपए दे दो, प्राइम मिनिस्टर योजना में दे दो। ठीक है मोहिंद्र जी छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले रही हूं मैं। ठीक है, राजेश जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजेश जी, इन चीजों को आपने बड़ी बारीकी से देखा होगा। सरकारें आपके सामने कई सारी आई और गई होंगी। एक वक्त था जब कानपुर को सिटी ऑफ क्राइम कहा जाता था। सिटी ऑफ क्राइम से सिटी ऑफ डेवलपमेंट बनने तक का जो सफर है, आज उसके बारे में चर्चा की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। वो कह रहे हैं कि 10 सालों में हमने बहुत यहां पर विकास किया है, चाहे मेट्रो परियोजना की बात कर ली जाए, स्वच्छता और गंगा सफाई की बात कर ली जाए, औद्योगिक और आर्थिक विकास, यानी जो कानपुर कभी मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, आज वो डेवलप कर रहा है जब से बीजेपी आई है। कानपुर का मैनचेस्टर आज तो नहीं कहा जा रहा ना। कानपुर का मैनचेस्टर जो है कहा गया, पूर्वांचल भारत का जो मैनचेस्टर कहा गया सही मायने में कानपुर को। और इंडस्ट्री का जो पहले नाम दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि पहले की सरकारों ने तो इंडस्ट्री लगाई रही होगी ना। तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि मैनचेस्टर क्यों कहा गया और ऊपर से इंडस्ट्री क्यों रही, या फिर जो लेबर थे, जैसे भारत को मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा गया था, वैसे ही उत्तर भारत में कानपुर एक आर्थिक गतिविधियों का बहुत बड़ा केंद्र था, एक आर्थिक राजधानी थी, इसीलिए मैनचेस्टर भी था। लेकिन समय के साथ साथ सरकारें आई, कई सारी आई और गए, कुछ ने उसके साथ खिलवाड़ किया। और यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले 2-3 दशकों में देखिए, भाजपा की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही, सपा की भी रही, इन सब की सरकारों में कमोबेश भारत के जो कानपुर का इंडस्ट्री जगत था, वो जो है कोलैप्स टाइप का हो गया, पूरा एकदम विखंडित हो गया, बर्बाद हो गया। इवन बीच में तो यहां तक हालात आ गए थे कि आप देखें, कानपुर तो स्वच्छ शहर भी नहीं रह गया था, सबसे प्रदूषित शहरों में नाम आता था देश के, और कई बार तो देश में प्रथम स्थान पर भी आया। और ये जो परिस्थितियां बनी, जिसकी वजह से बहुत सारे जो मजदूर या कमजोर तबके के लोग थे, जो जाके वहां इंडस्ट्री के नाम पर उनको रोजगार मिल जाता था, वो भी चीजें पहले से बहुत घटी थी। और ये चीजें एक सरकार की देन नहीं है, उस सरकारों में भाजपा की भी सरकार रही है, कांग्रेस की उससे पहले थी ही,
लेकिन उसके बाद सपा और बसपा का भी कार्यकाल रहा है, उनकी भी सरकारें रही हैं। तो निश्चित तौर पर फिर एक स्थिति ये हुई जो आपने कहा कि क्राइम तो हुआ भी था। क्राइम के मामले में जब बेरोजगारी, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, जो चैनल पे डिबेट में और इकोनॉमी में भी ये बात कही जाती है कि बेरोजगारी और अपराध का चोली दामन का साथ होता है। जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी, प्रदेश हो या देश, निश्चित तौर पर अपराध की मात्रा बढ़ेगी और कंट्रोल करने की, यकीनन मैं एक बात कहता हूं कि जिस तरीके से पहले कार्यकाल में योगी साहब ने एक कंट्रोल किया था अपराध को तुलनात्मक रूप में, वो दूसरे इस कार्यकाल में देखने को नहीं मिल रहा। लगातार पर डे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आज की सच्चाई है, ये कोई आलोचना है, लेकिन इसमें सरकार को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं न कहीं प्रशासन के साथ साथ सरकार की छवि को धूमिल करते हैं जो हत्याएं हो रही है। और डे बाय डे लगातार रेप और हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से वर्तमान स्थितियां चल रही हैं, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाने के लिए मेट्रो का एक अहम योगदान होता है, विशेष तौर पर जब वो मेट्रो सिटीज बनते हैं, काफी बड़ी जनसंख्या होती है और भीड़ जो बढ़ रही है, उसके लिए जरूरी हो कि हम अगर पब्लिक वाहन बढ़ाएंगे तो ही हम प्रदूषण और जो जाम की समस्या है उस पर हम निजात पाएंगे। और वो इन्वेस्टमेंट करके निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी, और वो कर रहे हैं, तो ये जो अच्छे कार्य हैं उनके लिए तो उनकी तारीफ होनी ही चाहिए। लेकिन जो कमियां अभी भी व्याप्त हैं और जो मानसिकता अभी भी व्याप्त है, या रोजगार और बेरोजगारी की व्याप्त है, या जो कहीं न कहीं एक बात जो आई है, आप एनजीओ के थ्रू जो भी एक साथी ने समस्या उठाई कि उनका 11 महीने का ही तनख्वाह वो भी पूरा नहीं मिल पाता, उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार होता है। तो जो सरकारी नौकरियों की कमी हुई है, कहीं न कहीं गांव देहात से जो भी परिवार शिक्षित होकर के आता है, वो चाहता है उसका परिवार, उसके बच्चे कंपटीशन की तैयारी करके गवर्नमेंट की सर्विस में पाएं, ताकि एक गांव देहात में तो सम्मान माना जाता है इसको। और एक चीज और बताना चाहता हूं, क्योंकि कानपुर जो है शिक्षा का भी एक हब रहा है। आईआईटी के लिए, एक जमाने में आईआईटी की तैयारी के लिए और मेडिकल की तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह थी। यद्यपि आज वो स्थिति नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी एक दौर था, वो भी एक स्वर्णिम युग था जब बहुत सारे स्टूडेंट जाते थे उम्मीद और सपने लेकर के, और बहुत सारे लोग वहां से सफल होकर के बहुत बड़े बड़े पदों पे पहुंचे हैं। तो ये सारी चीजें तो रही, लेकिन मायने केवल एक शहर से नहीं लिया जा सकता ना। प्रदेश का विकास या जनता की बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, या इवन आप देखिए रुपया आज कितने कम स्थिति हो गई। बांग्लादेश की टका हमसे आगे निकल चुकी है। अभी रिसेंटली 10 दिन पहले एक सूचना आई कि अफगानिस्तान की मुद्रा की कीमत से भी हमारी रुपए की कीमत घट गई है। ये कहीं न कहीं हमारे लिए चिंतनीय विषय है, और इस पे सरकार को इकोनॉमिक पॉलिसी पर निश्चित तौर पे और ध्यान देने की जरूरत है। और मैं भाजपा के प्रवक्ता साथी से कहूंगा कि उन्होंने जो एक बात उठाई थी कि वास्तव में चर्चा तो विकास के मुद्दे पर, महंगाई पर और चर्चा होनी चाहिए, वही मुख्य है, क्योंकि हम जो सांप्रदायिक मुद्दे कभी देश की भलाई के लिए नहीं हो सकते। ठीक है, सांप्रदायिक मुद्दे कभी देश की भलाई के लिए नहीं हो सकते। जी जी पंकज जी, नागपुर में अभी हमने देखा कि किस तरह से औरंगजेब के इस पूरे मुद्दे को लेकर वहां पे तो दंगा ही हो गया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी औरंगजेब, मुगल आक्रांताओं का जो ये पूरा मुद्दा है, हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। विपक्ष ने तो चिंगारी लगा दी, लेकिन अब ये मुद्दा थम नहीं रहा है, भड़कता ही जा रहा है। थमेगा कब? ये चीजें कहां जाकर रुकेंगी? अंत कहां है इनका? देखिए अपूर्वा जी, पहले तो ये समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ विपक्ष पे करारा तंज करने के लिए प्रसिद्ध है और विपक्ष उसका कोई जवाब नहीं दे पाता, विपक्ष निरुत्तर रहता है। और दूसरी बात है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आज बिठूर महोत्सव, कानपुर में बिठूर महोत्सव में बोल रहे थे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले अपने अस्तित्व पर शर्म करें। सीधी सी बात है। और 10 सालों में जिस तरह से कानपुर में अपराधों का ग्राफ था पहले 10 सालों के पहले, उसको आज 10 सालों में कम करने का काम किया है। और योगी सरकार 8 साल से उत्तर प्रदेश में है। और दूसरी बात, अभी जो प्रवक्ता बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश में 14 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। 14 साल के पहले बीजेपी एक बार सत्ता में नहीं, और ज्यादातर समयों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का शासन था। वहां पर उस तरह में क्या स्थिति थी कानपुर की, वो सबने देखा है। तो इसलिए इस तरह की बात करना। और रहा सवाल जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है नौकरी और तमाम चीजों की बात कर रहे थे, तो सरकारी नौकरी सबका एक मापदंड नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरी मिल सकती। देश की 140 करोड़ जनमानस में, जिसमें सर्वाधिक आबादी अपने युवाओं की है। लेकिन सवाल इस बात का है, 42 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन भी मिले। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार करने के सिवा और कुछ नहीं किया।
सभी राज्यों में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें रही तमाम भ्रष्टाचार हुए और कितने लोग उसमें जेल में गए। और दूसरी बात, कांग्रेस ने जिस तरह से मनमोहन सरकार ने 11वीं अर्थव्यवस्था पे देश को छोड़ा था और आज 5वीं अर्थव्यवस्था है। और आप एक बात और याद कर लीजिए, जिस समय देश स्वतंत्र हुआ था उस समय $1 के बराबर $1 था। आज डॉलर को पहुंचाने का काम सिर्फ मोदी सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ने से पहले कांग्रेस को 7 साल के अपने कार्यकाल पे भी देख लेना चाहिए कि क्या स्थिति रही। और योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में, कुशल नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज कायम किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और रहा सवाल एनसीआरबी का, एनसीआरबी के भी आंकड़े देख लीजिए, महिलाओं के अपराध में सर्वाधिक महिलाओं के अपराधियों को सजा दिलाने का काम अगर किया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और आप बोल रहे हैं सीधी सी बात, आज FIR दर्ज होती है, पहले की सरकारों में FIR दर्ज नहीं होती थी, लोगों को थाने से भगा दिया जाता था, ये भी जनमानस ने देखा है। आज FIR दर्ज होती है और उस पर कार्रवाई होती है, तुरंत कार्रवाई होती है। किसी भी तरह का जीरो टॉलरेंस की नीति जो योगी सरकार की है उस पर क्रियान्वयन हो रहा है। सिर्फ गाना बजाना करने से और चिल्लाने से नहीं होगा। और तथ्यों के आधार पर बात करिए, जो तथ्यात्मक बात करिएगा तो सीधी सी बात दिखाई देगी। आज अपराधी भयमुक्त होकर यहाँ से भाग रहे हैं, उनको मालूम है कि यहाँ पर भय का राज है। अगर यहाँ पर किसी प्रकार का कुछ कृत्य करेंगे तो या तो ऊपर जाएंगे या जेल की सलाखों में होंगे और जल्दी जमानत होना बड़ा मुश्किल होता है, ये भी उनको मालूम है। तो इसलिए इस तरह की बात करना, इस तरह का कृत्य करना, आज आप देखिए कुंभ इतना बड़ा महाकुंभ हो गया, 144 वर्षों बाद ऐसा संयोग बना था। तो अरे कहाँ कुंभ पर जा रहे हो साहब, रोजगार पे बात कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अरे पंकज रोजगार जी, पर बात कर लो यार। कुंभ पर कब तक कुंभ को ढोगे भैया, कब तक कुंभ को ढोगे? अरे शिक्षा पर बात कर लो, कुंभ से रोटी नहीं मिलेगी, कुंभ से रोटी नहीं मिलेगी। मर्डर रोज होते थे, 3-3, 4-4 मर्डर रोज होते थे श्रीमान जी, उसको भी देखिए क्या होता था। 3-3, 4-4 मर्डर रोज होते थे। चामुंडा सिंह, अरे अब कितने मर्डर हो रहे हैं? एनसीआरबी का डाटा देखिए। आपकी सरकार, अरे इसीलिए आपकी सरकार दोबारा वापस नहीं आती थी, मानो आपकी सरकार नहीं वापस आती थी। और कांग्रेस के तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद ही भ्रष्टाचार के आकंठ में लिप्त है। 5,000 करोड़ के घोटाले में खुद ही जमानत पे है। के क्या बात करिएगा? इस तरह की बात करना ना बेकार, खाली फर्जी लबबाजी करने से और कहने से नहीं ठीक है होगा। पंकज जी ठीक है सर। अनल के आरोप आपके ऊपर लगते रहते हैं। मोहेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है पंकज जी 1 मिनट। मोहेंद्र जी एक मिनट 10 सेकंड, ठीक है सर, ठीक है मोहेंद्र जी 2 मिनट है आपके पास, जवाब दीजिए। 1 मिनट पंकज जी ठीक है मोहेंद्र जी से सवाल है मेरा, मोहेंद्र जी से सवाल है। मोहेंद्र जी 2 मिनट जवाब दीजिए। मैडम ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं पंकज जी, बड़े मान सम्मान के साथ मैं इनको कहना चाहता हूँ। मैं लंबी चौड़ी कहानियां नहीं सुनाऊंगा। अभी थोड़े दिन पहले 2014 में 2G का हल्ला मचाया था, करप्शन। आज एक सिर्फ हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता, 2G के करप्शन पे सरकार बदल अरे रही भाई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी 5,000 करोड़ के घोटाले में क्यों नहीं वो जमानत पे है, क्यों नहीं उनको वहां कोर्ट ने छोड़ दिया, ये बताइए आप। आज है ना सुब्रमण्यम स्वामी ने पंकज जी मुद्दे पर रहते हैं ना, हम कानपुर में रहते हैं, सीएम योगी तक हम रहते हैं। अब कहाँ सोनिया गांधी राहुल गांधी पर जा रहे हैं? मुद्दे से डीरेल मत होइए सर, मुद्दे से डीरेल मत होइए। ठीक है मोहेंद्र जी आप इसका जवाब दीजिए, उसके बाद में सीधे देवेंद्र जी कभी कहीं जा रहे हैं, क्या मतलब है यार? अरे पंकज जी, अरे आपने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कितनी लंबी लिस्ट गिनाई, उसी का जवाब दे रहे हैं। अरे पंकज जी, अरे तुमने एक नई मेट्रो बनाई 7 सालों में, 11 सालों में, बताइए। तुमने एक नया जो है एम्स बनाया, अरे बताइए। अरे तुमने एक नई मेट्रो बनाई हो, कानपुर में मेट्रो बनवा पाए, कानपुर में आउटर रिंग बनवा पाए, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं करवा पाए। केवल यह मुंह बजाने से कोई फायदा नहीं है। मुंह मत बजाइए, जवाब दे रहे हैं। मुक्त जिला बन चुका है कानपुर में, गुंडे अपराधियों का तो क्या आपने मेट्रो बनवाई पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर? ठीक है देवेंद्र जी, चलिए सर ठीक है राकेश जी पंकज जी एक मेट्रो की बात नहीं सर, 1 मिनट। हाँ देवेंद्र जी जवाब दीजिए। तो नोट करिए, आपको बता देता हूँ कि मेट्रो ने जाल बिछा दिया, विश्व रिकॉर्ड बना दिया, और चाइना के सर पर मेट्रो छोड़िए पूरी लेन बिछा दी है। क्या बात कर दी आप लोगों ने, क्या बात करते हैं आप बिगर मुद्दे की? अरे जीडीपी की बात कर रहे हैं हमारे मित्र कांग्रेस के, हमें पूछना चाहते हैं विकास दर आज उत्तर प्रदेश की निकाल के देखिए, एनसीआरबी के रिकॉर्ड देखिए,
और हम रोजगार कितने दिए, ये देखिए कितने उत्तर प्रदेश को दिए, कितने एयरपोर्ट हमने उत्तर प्रदेश को दिए, कितनी टॉप जीडीपी हमने उत्तर प्रदेश को दी है, कितनी टॉप लेवल की जीडीपी आज हमारी उत्तर देश में है। आज हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी की लड़ाई लड़ रहे हैं और रुपया की और डॉलर की जो बात करते हैं, ये तो तुम्हारे कार्यकलाप थे कि इस देश की सीमाओं को घुसाकर तुमने चाइना जैसे लोग सर पर बैठा दिए। अगर ये 2014 में बदलाव नहीं होता तो पता नहीं क्या क्या होता। महाराष्ट्र के भाई बाद हम दूसरे सबके साथ बोलना चाहते हैं, लेकिन आप लोग दूसरे सुनना नहीं चाहते। बोल लिए या किसी दूसरे को भी बोलने दोगे? अरे आप तो मैं सरकार सबके के साथ लोग बोला हो। हूँ आपसे। ठीक है, गलत नहीं मोहिंद्र बोला। जी। आपके साथी बोले। चलिए ठीक है देवेंद्र जी, आपके साथी बोले। ठीक है देवेंद्र जी, अब रुक जाइए सर। मोहिंद्र जी की बारी है। मोहिंद्र जी जवाब दे रहे हैं, मोहिंद्र जी जवाब दे रहे हैं। आप एक मेट्रो की बात कर रहे हैं जहाँ 4 किलोमीटर की 5-5 किलोमीटर की दूरी मेट्रो। मोहिंद्र जी, विकास का एक नैरेटिव बीजेपी बनाती है। ये अक्सर हमने देखा है कि जिस तरह से बीजेपी विकास कर रही है प्रदेशों में, देश में, वो एक नैरेटिव सेट करके उन चीजों पर आगे बढ़ती है। कांग्रेस के पास इसकी क्या काट है? एक मिनट देवेंद्र जी एक मिनट। मोहिंद्र जी से मेरा सवाल है, मोहिंद्र जी से मेरा सवाल है। ये तीसरे नंबर की। अरे सर रुक जाइए देवेंद्र जी, सर रुक जाइए सर, रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मोहिंद्र जी, बीजेपी ने अपने विकास को एक नैरेटिव के तौर पर सेट किया है। वो जहां जहां विकास करती है, जिस तरह से विकास करती है, वो एक नैरेटिव सेट करते हुए चलती है, फिर आगे वही एग्जाम्पल के तौर पर हमें देखने को मिलता है। आज भी कानपुर में हमने वही चीजें देखी। विपक्ष के पास क्या काट है इन चीजों की? मैडम, मैं जो बात कहना चाहता था, आपने करप्शन की बात की, मेरे साथियों ने बहुत बड़ी बात कही, उसमें मेरा सिर्फ ये कहना है, झूठ फैलाना बहुत आसान होता है। और आप डरिए मत, बीजेपी की सरकार को बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। राजनीति में 5, 10, 15, 20 साल तो बहुत बड़ी चीज नहीं होती। कांग्रेस ने तो 100 साल तक जो है आजादी का आंदोलन झेला है, अंग्रेजों को झेला है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम विपक्ष की राजनीति करते हैं और स्वच्छ राजनीति करते हैं। अभी मेरे साथी ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर है। भाई तुम झूठे इल्जाम लगाओगे तो कोर्ट से जमानत लेनी पड़ेगी। लेकिन आप ये बताइए, आज 20 साल से इंक्वायरी चल रही है, तुम्हारी इंक्वायरी कब खत्म होगी? एक छोटा सा मैटर है जिसमें आपकी ईडी, आपका इनकम टैक्स, आपके जितने भी कार्यक्रम के जो लोग हैं, जो आपके सरकार के अंग हैं, आपके बीजेपी के अंग हैं, वो इंक्वायरी कब पूरी करेंगे? कोर्ट में कब पेश करेंगे फाइल को? तो ये सब बकवासबाजी बंद कीजिए। एक देश के नेताओं के ऊपर कीचड़ फेंकना ये आपका काम है। मैंने जो सवाल पूछे उसका आपने एक भी जवाब नहीं दिया। अगर बुलडोजर चलाया तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको पकड़ा, आपने पुलिस कस्टडी में लोगों को मारा, ये चीफ मिनिस्टर हैं आप। और विकास की जहां तक बात, कस्टडी में नहीं मारा, कोई एक रिकॉर्ड नहीं है, कोई कोर्ट की ऐसी बात नहीं है। आप उठाकर काउंटर कर रहा हूं आपको तुरंत। अगर आपके पास कस्टडी की कोई हत्या का रिकॉर्ड है, अगर कोई आईना है, अगर कोर्ट ने कोई बयान बोला है, पूरे प्रदेश में नहीं देश में एक चीज बता दीजिए, 21 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मतलब है भाई, सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जा रहे हैं जमानत पर। आप क्या समझ रहे हो? लाखों करोड़ों रुपए की जांच है भाई, टाइम लगता है महेंद्र जी। आपके खिलाफ ईडी भी जांच कर रही है, और जब गिरफ्तारी और पूछने के लिए आती है तो सड़कों पर आप लोग लाखों की तादाद में दिल्ली पहुंच गए थे उनके घर बचाने के लिए। चलिए ठीक है, राजेश जी का मैं रुक कर रही हूँ। भारत का लोकतंत्र है। ठीक है सर, ठीक है। राजेश जी का, उसके बाद में फिर मैं सीधे राकेश जी का रुक करूंगी। ठीक है, मुझे मत सुनाइएगा मैडम। आज के बाद ये देवेंद्र जी जो है, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि ये इस टीवी के मालिक हैं, इस चैनल के ऊपर किसी को बोलने नहीं देंगे। अरे हमें अपनी बात तो कहने दीजिए। मैं झूठ कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, आप अपने टाइम पे बोलिएगा। आप किसी को बोलने नहीं देंगे। जब आप बोल रहे थे, हमने शब्द नहीं बोला आपके खिलाफ। आप किसी को बोलने नहीं देना चाहते। कैसी बदतमीजी की यहाँ पे आप बात कर रहे हैं। आप मेरे बीच में आए हैं तभी मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए सर, ठीक है कर रहे थे आप, पंकज जी को काउंटर कर रहे थे। ठीक है सर, रुक जाइए, अब रुक जाइए देवेंद्र जी। इसलिए मैं बता रहा हूँ काउंटर का मतलब क्या है। ठीक है देवेंद्र जी, तो फिर काउंटर झेलो। देवेंद्र जी अपनी बात, मैं तैयार हूँ, आप मत करिए, सुनिए, बोलिए। ठीक है देवेंद्र जी, सवाल अभी और भी है, विपक्ष के भी सवाल हैं, मेरे भी सवाल हैं, एक एक करके उन पर भी हम चर्चा करेंगे। राजेश जी से भी फिलहाल मेरा सवाल है कि राजेश जी, बीजेपी की जो एक मूल विचारधारा हम देख रहे हैं ना लगातार, चाहे वो हिंदुत्व की बात कर ले या फिर राष्ट्रवाद का जो एजेंडा है, उसी के साथ बीजेपी आगे कंटिन्यू कर रही है। विपक्ष के पास इन चीजों की क्या काट है? क्योंकि आज भी हमने कानपुर में देखा किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अंग्रेज चले गए लेकिन अपने उत्तराधिकारी छोड़कर चले गए जो देश को लूट रहे हैं। आक्रांताओं का महिमा मंडन हम देख रहे हैं कि किस तरह से, चाहे विपक्ष की बात कर ली, चाहे महिमा मंडन किया जा रहा है, डिफेंड किया जा रहा है। कई जगहों पर अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं। जो इतिहासकार हैं उनका भी दो धड़ बढ़ चुका है। कोई कह रहा है कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, बहुत सारे अच्छे काम उसने किए, तो कोई कह रहा है कि नहीं वो तो क्रूर शासक था, मंदिरों को तोड़ा गया।
मैडम हमें जब तक नहीं कई सारे पहलू हैं इसमें। ठीक, मोहिंद्र जी, अपूर्वा सवाल जी। अभी मेरा राजेश जी से है, मैं आऊंगी आपके पास। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 350 साल पहले के जो इतिहास रहे हैं, उन इतिहास का वर्तमान समय में वास्तव में बहुत कोई जरूरत नहीं होती है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। मोहिंद्र जी, सरकार तो अब मोहिंद्र सरकार जी, जो सर है, एक एक करके सबकी प्रतिक्रिया ले रही हूँ, राजेश जी की भी प्रतिक्रिया ले रही हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। सरकार निश्चित तौर पर अपनी बात रख रही है। इस पूरे के प्रकरण में कहीं न कहीं पक्ष भी दोषी है और विपक्ष तो दोषी है ही है, क्योंकि मुद्दा विपक्ष के लिए जो आपने कहा कि राष्ट्रवाद का और इस विकास की बात जो भाजपा सरकार कर रही है, जिस एजेंडे पर वो चलती है और जो उसका बहुत पावरफुल एजेंडा है और लगातार वो सफल एजेंडा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। विपक्ष के पास वास्तव में अगर काट के लिए होनी चाहिए तो जो जनहित के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर अगर वो सरकार को तथ्यात्मक तरीके से घसीटे या उसके खिलाफ तथ्य प्रस्तुत करे, उसकी आलोचना करे और जनता के बीच में जाए, तो शायद वो इसको काउंटर कर सकते हैं। अन्यथा अगर बीजेपी की पिच पर आकर के बैटिंग करने का जो गलती बार बार विपक्ष करती है, वो निश्चित तौर पर भाजपा को कतई पीछे नहीं कर पाएगी। और औरंगजेब का जो मुद्दा है, वो अलग अलग बयानों से पक्ष विपक्ष और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक डिबेट का विषय बना दिया गया, जबकि सच्चाई ये है कि डिबेट का विषय तो विकास की चीजें होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय की बात होनी चाहिए, डॉलर और रुपए की संबंधों की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी और महंगाई की बात होनी चाहिए। सरकार अपना पक्ष रखेगी कि किस तरीके से हमने विकास किया, कहां कहां तक हमने बदलाव किया, पहले स्थितियां क्या थी, उसमें किस रूप में आंकड़े बदले। तो जो डिबेट हो रहा है, यद्यपि जनता भी उसको बाकायदे देखती है, समझती है, राजेश जी, क्योंकि देखिए ये लेकिन विपक्ष अगर इस नैरेटिव हम आज बैठकर 1 घंटा हम डेली इन चीजों पर बहस कर रहे हैं, जी, चिंगारी तो विपक्ष की तरफ से लगाई गई, फिर धीरे धीरे ये आग भड़कती चली गई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि दोषी जो है दोनों पक्ष। विपक्ष ने अगर शुरुआत की इस बात को एक छावा फिल्म देख करके, फिल्म में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक मसाले की तरीके से भी प्रस्तुत किए जाते हैं और बहुत सारे तथ्य उसमें नहीं होते। इतिहास तथ्य के आधार पर चलता है, वो किसी कहानी और एक कपोल कल्पना पर नहीं चलता है, और इतिहास के उजला और काला पक्ष दोनों होता है। लेकिन जो डिबेट का विषय है वो हमारे वर्तमान के मुद्दे होने चाहिए जो जनहित के लिए जरूरी है। अब ऐसे गैर जरूरी मुद्दों पर अगर हम डिबेट करते रहेंगे तो हम जनता के साथ और लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। देश के गर्व के साथ या देश के जो विकास की बात है, हम देश के विकास की भी बात नहीं कर पाएंगे, फिर तो हम पीछे चले जाएंगे और पीछे देखते देखते हम कहां से कहां चले जाएंगे। मोहिंद्र जी, क्या काट है विपक्ष के पास? एक तरह से जो एजेंडा बीजेपी की तरफ से हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद का हो, चाहे वो हिंदुत्व का हो, उन चीजों पर बीजेपी कंटिन्यू चल रही है और सपोर्ट भी जनता का मिल रहा है। वो चीजें हम लगातार पिछले कई चुनावों में भी हम देख चुके हैं और आज भी हम देख रहे हैं। औरंगजेब का जो मुद्दा है, ये उतना बड़ा मुद्दा था नहीं, लेकिन ये बन गया, ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि आज हम बैठ के इस पे 1 घंटे तक हम चर्चा करेंगे। मैडम देखिए, औरंगजेब के ऊपर कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं कहा, ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी, ना किसी बड़े नेता ने। औरंगजेब हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है। सर इसी पे एक और मेरा सवाल, इसी पे एक और सवाल है, आखिर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? जब कांग्रेस और सपा एक साथ चल रही है तो सपा का तो पूरा स्टैंड है, सपा तो पूरा डिफेंड करती हुई नजर आ रही है इस पूरे मुद्दे पर, और ये चिंगारी भी कहीं ना कहीं सपा की तरफ से ही लगाई गई थी। लेकिन अब कांग्रेस कहां इसमें स्टैंड कर रही है? कांग्रेस क्यों नहीं साथ दे रही है? मैडम देखिए, ना सपा ने ना कांग्रेस ने कोई मुद्दे को कोई हवा नहीं दी। अखिलेश जी ने एक साधारण सी बात कही थी, ये इतिहास का मुद्दा है, इसे इतिहास में रहने दीजिए। औरंगजेब ना कभी हम सपोर्ट में थे, ना हम उस जमाने में कभी जिंदा थे। उसने किसने लिखा, क्या किया, क्या नहीं, उसको हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। जहां तक कबर को तोड़ने ओढ़ने का ताल्लुक है, ये तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, क्या नेहरू जी करप्ट थे, क्या देशद्रोही थे? कांग्रेस का कोई भी नेता क्या देशद्रोही है? अखिलेश जी क्या देशद्रोही है? जो योगी जी ने कहा और मेरे साथी अभी कह रहे थे कि देशद्रोही है, देशद्रोही है, देशद्रोही, कौन है देशद्रोही? जरा बताइए तो सही, कोई नाम तो लीजिए। हवा में बोल देने से कुछ नहीं होता। और जहां तक ताल्लुक है राहुल गांधी और उनका करप्शन का, एक चार्ज ना आज तक कभी प्रूव हुआ, ना कभी होगा, ना 2G के अंदर कभी कुछ मिला, ना किसी और में कुछ मिलेगा। खाली इल्जाम लगा देने से कुछ नहीं होता। जहां तक बात योगी जी की है, मैं ये मेरे साथी यहाँ बैठे हैं बीजेपी वाले, और योगी जी आप ये पूछिए GDP का मतलब क्या होता है? अगर ये बता दे तो मैं मान जाऊंगा। मैडम मैं चैनल के ऊपर पांव से इनके माफी मांगूंगा आकर के। उसका याद लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेकंड घरेलू उत्पाद, उसका हिंदी रूपांतरण होता है, ये याद रखिए। अब आप समझाने आप ही नहीं है श्रीमान जी, और योगी जी को चैलेंज मत दीजिए। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह के आयाम स्थापित किए उसको आप नहीं कर सकते। योगी जी जितनी कड़ी मेहनत के साथ उत्तर प्रदेश के विकास के ऊपर आगे ले जा रहे हैं, वो न कांग्रेस के बस का है, न सपा, न बसपा, किसी के बस का नहीं है। और रहा सवाल कानपुर का,
कानपुर सबसे बड़ा जंक्शन है रेलवे का, और वहां पर कम्युनिकेशन के बहुत ज्यादा साधन है, लेकिन जिस तरह से अपराध की चलिए, नगरी ठीक बनाने का काम पूर्व की सरकारों ने किया, वो भी लोगों ने देखा है। 68,000 किलोमीटर का नेटवर्क है पूरे भारत में रेलवे का, और मालगाड़ी का अलग कॉरिडोर हो गया और अलग कॉरिडोर बना दिया, और तमाम ट्रेनों की स्पीड बढ़ गई, इसीलिए संसाधन बढ़ गए, तमाम चीजें बढ़ गई हैं। और कानपुर में भी 10 साल में मोदी सरकार ने उसके स्वरूप को बदलने का काम किया, ये भी आप जान लीजिए महेंद्र जी। आप अपना ढोल बजाते रहिए, दूसरे को आप बोलने नहीं देते, आप में पेशेंस ही नहीं है। आप सरकार में हो तो गोली मार दे मुझे, मैं तो ये देखकर रह रहा हूँ, अभी हम टेलीविजन पर बैठे, आपसे सहन ही नहीं होता। ठीक है राकेश जी, चलिए ठीक है सर, राकेश जी जवाब दीजिए सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से शिक्षा के क्षेत्र में लगभग सारे जो शिक्षा के हब थे हमारे, कभी काका देव करके कानपुर में फेमस हुआ करता था, जहां से सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों की संख्या में बच्चे आईआईटी और सीपीएमटी की, उस समय सीपीएमटी हुआ करता था, नीट नहीं हुआ करता था, की तैयारी करने के लिए जाते थे। आज सारा का सारा उत्तर प्रदेश से छिन गया और कोटा चला गया। प्रयागराज दूसरे नंबर पर प्रयागराज हुआ करता था। आज ये धर्म के नाम पर वहां पर भी इन्होंने ये स्थिति कर दी है कि प्रतियोगी परीक्षार्थी वहां पर से शिफ्ट होकर के आज दिल्ली के मुखर्जी नगर की ओर ट्रांसफर कर चुके हैं। लखनऊ के भी शिक्षा के जितने भी हब थे वो भी लगभग समाप्ति की ओर हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से शिक्षा से अरे मत बोलिएगा पंकज जी, आप मत बोलिएगा, क्या ज्यादा स्मार्ट हो आप, ज्यादा बोलने वाले हो क्या आप बोलने ही नहीं दोगे क्या? अरे जेल में डाल दो सब लोगों को क्या? ये पंकज जी जेल में डाल दो सब लोगों को, तुम्हें क्या तमीज नहीं है? बिल्कुल बदतमीज किस्म के इंसान हो, बदतमीज किस्म के इंसान हो तुम्हें यही तमीज नहीं है, बीच में बोलना शुरू कर देते हो। अरे सर ठीक है सर, रुक जाइए आपसी तू मैं मत करिए ना, आपसी तू मैं मत करिए। महाबदतमीज हो तुम, महाबदतमीज हो पंकज जी आप। अरे आप बीच में क्यों बोलना शुरू कर देते हैं? जब भी शिक्षा की बात शुरू की आप राकेश जी अब देखिए सर, आपसी तू मैं मत करिए ना, पर्सनल मत हो जाइए, पर्सनल अटैक मत करिए, ये इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आप ये बताइए बीच में बोलना क्यों शुरू कर देते हैं? अरे वो काउंटर कर रहे हैं सर, वो तो आपको काउंटर करेंगे ना, लेकिन ठीक है पंकज जी रुक जाइए सर, जवाब पूरा हो जाने दीजिए पंकज जी, जवाब पूरा हो जाने दीजिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता को भी नहीं बोलने दे रहे हैं, ये हमें भी नहीं बोलने दे रहे हैं, ठीक है वो नहीं बोल रहे उन्हें भी नहीं बोलने दे रहे हैं। ये तो कह रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, अरे ये थोड़ी देर पहले ये चेतावनी दे रहे थे कि जो विरोध में बोलेगा उसे जेल में डाल देंगे, तो इनका काम ही है जेल में डालना, सबको जेल में डाल देंगे। ये अकेले रहेंगे ना, अकेले शासन करेंगे, सबको जेल में डाल देंगे, जो इनको विरोध में बोलेगा सबको जेल में डाल देंगे। इन्होंने ऑन डिबेट कहा है, आप चेक कर लीजिएगा, इन्होंने इस बात को कहा था अगर आप विरोध में बोलोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अरे विपक्ष क्या प्रश्न नहीं करेगा, विपक्ष विरोध करेगा तो आप जवाब ले लेते हैं देवेंद्र जी से। ठीक है, मैंने गलत क्या कहा? मैंने ये कहा कि प्रयागराज भी आज खत्म हो रहा है। आप बताइए प्रयागराज में जाने वाले छात्रों की संख्या घटी है नहीं घटी है? लखनऊ के सारे शिक्षा के हब खत्म हुए नहीं हुए? काका देव पूरी तरीके से खत्म हो चुका है नहीं हो चुका है? काका देव का 95% बच्चा हो चुका है। प्रयागराज का 90% बच्चा जो दिल्ली के मुखर्जी नगर। ठीक है राकेश जी रुक जाइए, बहुत सारे सवाल हो गए, जवाब ले लेते हैं देवेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए विपक्ष तो सवाल करेगा और आप सत्ता में है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप जवाब दें। देखिए अपूर्वा जी, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, धन्यवाद। ये चीज मुझे भी पता है कि जिम्मेदारी मेरी है, सवाल मुझे जवाब मुझे देने हैं, लेकिन सर गोल मोल मत घुमाइएगा जी। अपूर्वा जी क्या क्या आपने मुझे मिला नहीं क्वेश्चन? मैं कह रही हूँ सर गोल मोल मत घुमाइएगा, जवाब दीजिएगा। वो बहुत सारे सवाल हैं कि स्टूडेंट्स चले जा रहे हैं प्रयागराज से, कोटा में अब जा रहे हैं, वो तैयारियां क्या है बीजेपी की कानपुर को लेके या प्रयागराज को लेकर? देखिए मैं एक चीज और क्लियर करता हूं, करेक्शन कर देता हूं यहाँ पर जी। कानपुर का बच्चा ट्रांसफर हुआ है कोटा पूरी तरीके से, लखनऊ और प्रयागराज का पूरी तरीके से बच्चा ट्रांसफर हो गया दिल्ली। अरे पढ़िए पंकज जी, आप एक मिनट सर, पंकज जी एक मिनट रुक जाइए, पंकज जी एक मिनट रुक जाइए, देवेंद्र जी से जवाब ले रहे हैं। मिर्ची क्यों हो रही है आपको? देवेंद्र जी समझ में नहीं आ रहा है? अरे सर देवेंद्र जी बीजेपी प्रवक्ता है, वो
जवाब देंगे, वो इसीलिए यहाँ बैठे बीजेपी हैं। के प्रवक्ता बैठे हो, वो उन्हें इसीलिए वो बोलने यहाँ दीजिए, बैठे हैं। आपको मिर्ची क्यों लग रही है? पता नहीं कितनी मिर्ची लगी है, कितने बड़े अरे अध्यक्ष सर, को। राकेश जी ठीक है अपूर्वा सर, जी, दिक्कत ठीक है। यह है डिबेट के अंदर कि मेरी आवाज थोड़ी कड़ी है। मैं पश्चिम का व्यक्ति हूँ और पश्चिम के लोग जैसे राकेश टिकैत की आवाज कड़ी है, तो मेरी आवाज कड़ी है, इसलिए लोगों को लगता है कि मैं कड़ा बोल रहा हूं या ज्यादा, लेकिन मेरी आवाज कड़ी है। मैं बड़ा व्यवस्थित बोलता हूं और बिल्कुल ध्यान रखता हूं एक एक शब्द का कि किसी का अपमान ना हो। कभी व्यक्तिगत नहीं जाता डिबेट में। मैं ये कहना चाहता हूं साथी प्रवक्ताओं को बहुत प्यार से, आराम से, कि आप क्वेश्चन कीजिए, व्यक्तिगत जो है बिल्कुल मत जाइए किसी पर भी। ये आप जो है तथ्य के साथ बोलते हैं, सारी चीज ऑन रिकॉर्ड होती है। 1 मिनट में सर्च करते हुए आदमी कहीं भी डिबेट करता करता कई चीज चेक कर लेगा। जो डिबेट का व्यक्ति है आप उसे हल्के में ना लें कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना जवाब कमजोर दे है। दीजिए देवेंद्र जी, जिसका बहुत काम सारे ही सवाल हो गए डिबेट हैं। का है, कानपुर के स्टूडेंट वो पूरी सारी तरह चीज से तत्पर ही कोटा बोलता है। ट्रांसफर हो गए हैं। अब कोटा ट्रांसफर की बात छोड़िए, मैं ये कहता हूं कि पूरे देश की शिक्षा नीति को उठाकर देखिए एक बार आप, कि आपने हमने कितनी चेंजिंग की है। आप उत्तर प्रदेश को छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे जो चीज आपके सामने आ रही है। अरे उत्तर मैं प्रदेश को आपको तो नहीं तथ पर छोड़ ले जा सकते रहा ना हूं। सर। चलिए देखिए ठीक मैं है, आ रहा हूं ना, तथ पर आ रहा हूं। ठीक मैं है तथ सर। के देखिए साथ बोल वक्त रहा की हूं कमी है, लेकिन। वक्त की कमी है हमारे पास। देवेंद्र जी 1 मिनट में आप ये जवाब दे दीजिए, मैं अपूर्वा जी ये कहता कानपुर हूं में कि शिक्षा नीति को लेकर क्या कर रही है बीजेपी? हमने ये कहा, मैं ये कहता हूं कि पूरे प्रदेश की शिक्षा नीति पर बात कर रहा हूं मैं। कल यहाँ कानपुर का जिक्र इसलिए नहीं करूंगा कानपुर कि में मेट्रो सिटी का बनेगी देवेंद्र जी, और देखिए, इतना और बता अब ये दीजिए। सुनने नहीं मेरी बात, फिर ये कहेंगे कि बीच में नहीं नहीं, यार मैं खड़ा कानपुर बोल रहा हूं। में, अरे सुनिए डॉक्टर लखनऊ साहब, मैं में आपका सम्मान समाजवादी करता हूं पार्टी यार। ने 5 साल में अरे मैं मेट्रो बना मेट्रो की दी। बात नहीं कर रहा आपके डॉक्टर साहब, 7 आपको इस साल हो देश गए, का मेट्रो जान कब बीमारी है बनेगी, इतना मेट्रो और का। बता मैंने दीजिए। बता दिया कि कितने और लाख किलोमीटर हमने रोड हाईवे वो बना दिए जो छोड़िए, वो सपने छोड़िए, थे आप कानपुर लोगों की के। चर्चा हो रही है हमने देवेंद्र चाइना जी। के सर पर मेट्रो भेज दी भाई। ठीक है सर, ठीक है अरे, ठीक है। सर पर देखिए मेट्रो वक्त भेज दी। देवेंद्र जी, हमें रिंग रोड इतनी कब इजाजत बनेगा नहीं रहे कानपुर में? सर, देवेंद्र वक्त जी, हमें रिंग रोड। इतनी इजाजत नहीं रहे। चर्चा को यहीं पर मुझे रोकना पड़ेगा। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र जी, डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, मोहेंद्र जी, पंकज रस्तोगी जी और राजेश जी, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए सवाल लगातार उठ रहे हैं, चाहे विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हों या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से उन तमाम सवालों का काउंटर भी किया जा रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो धार्मिक एजेंडा है, जो राष्ट्रवाद है या इसके अलावा जो विकास की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है और इन चीजों को लेकर बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, इसकी काट विपक्ष के पास क्या है, यह भी बड़ा सवाल है। तो फिलहाल मेरे साथ आज बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।